हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने माइलस्टोन 1955 पार्ट 1 लेकर आए हुए हैं। इसी तरह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह हम उसको आगे लेके जाएंगे। और हमने इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। यहाँ पे इसको आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ भी हमारे पास अवेलेबल है। आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है, तो पर्पज ऑफ माइंस रूल 1955 व्हिच कवर्स हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड। इनमें से ये बोल रहा है कि ये माइंस 1955 रूल में ये किस पर्पज के लिए, माइंस में ये जो रूल बनाया हुआ है 1955, ये कौन सा पर्पज में ये आता है। जैसे कि हेल्थ कवर में आता है, और जैसे किस कवर में, मतलब जैसे कि हेल्थ कवर रहता है, और इसमें और क्या क्या रिकॉर्ड है, हेल्थ और क्या रिकॉर्ड में, हेल्थ और रजिस्टर। इसका आंसर होगा रजिस्टर। ये सब रजिस्टर में मेंटेन होता है। इसका आंसर 4 है। इसका आंसर जो फॉर्म में लिखा हुआ है रजिस्टर। तो क्वेश्चन फिर से समझिए। द पर्पज ऑफ माइंस रूल 1955 व्हिच कवर्स हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर। इसका आंसर रजिस्टर होगा कि वो जो 1955 रूल बना हुआ है वो कौन सा कवर में वो आता है, हेल्थ और ऑल हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर, इसमें ये सब मेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, IME to be done for every person employed in the mine only such a medical examination shall been done in preceding dash years when he was employed in a different, सॉरी इसमें टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो, इन ए डिफरेंट माइन होना चाहिए। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसलिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। तो इसमें ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आता है कहीं पे भी एग्जाम देते हैं, तो क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा नहीं पूछेगा, वो घुमा के पूछेगा। इसमें से पूछ सकता है कि कोई भी पर्सन माइंस में जब काम करने से पहले या ज्वाइन करने से पहले उसको कौन सा मेडिकल, जो कौन सा मेडिकल होता है वो 5 ईयर में होता है, ऐसा भी पूछ सकता है। या 5 ईयर्स में जो मेडिकल होता है उसको क्या कहा जाता है, इस तरह घुमा घुमा के पूछेगा। तो इसीलिए इसमें ये पूछ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो नया एम्प्लॉयमेंट होता है, जब उसका जब नौकरी में ज्वाइन करता है, तो एक आदमी को क्या होता है, आईएमई होता है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। वो 5, और जब होता है उसके बाद वो 5 साल में फिर उस पर्सन को फिर होगा। फिर इस तरह जितना आदमी एक साल, मान लीजिए 2022 में 15 आदमी का मेडिकल हुआ है, तो फिर 2027 में 5 ईयर्स के बाद फिर उनका होगा। इसी तरह कोई भी पर्सन जो माइंस में काम करते हैं कंटिन्यूसली, तो उनका 5 ईयर्स में एक बार मेडिकल होता है। आप ये इसको समझिए, पीएमई जो होता है पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन 5 ईयर्स में होता है, और आईएमई जो होता है जो नया आदमी ट्रेनिंग करता है तब होता है। ये क्वेश्चन जो घुमा के पूछा है, इसको आपने ध्यान से, कोई एक आदमी अगर ज्वाइन करता है, वो ज्वाइन होने से पहले उसका आईएमई होता है, वही पर्सन और फिर कितने दिन में करेगा, 5 साल के बाद में वो करेगा। ये क्वेश्चन को समझिए। सर्टिफाइड सर्जन मीन्स पर डैश ए पर्सन। सर्टिफाइड सर्जन, इसमें देखिए ये जो डैश शर्ट मतलब दे दिया है, उसको आपको समझना है। सर्टिफाइड सर्जन कौन है, जो रूल से आता है। सर्टिफिकेशन इसमें आंसर है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आपको रूल में है ना, जहाँ पर 1000 आदमी काम कर रहे होंगे, वहां पर एक सर्टिफाइड सर्जन रहेंगे। वो कहाँ पे, जहाँ पर 150% काम करेंगे, वहां पे एक तो फर्स्ट एड रूम रहेगा। ठीक है, वो आप उसको याद कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको याद कीजिए कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन को आपको
जानना जरूरी है, वो फंडा को क्लियर करना है। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसी को आप ऐसा जान लीजिए कि वो कहाँ से आया हुआ है, कितना नंबर रूल से आया हुआ है, उसको आप जानकारी ले लीजिए, समझिए उसको। तो इसमें इसका आंसर है सर्टिफाइड सर्जन मीन्स ए पर्सन, वो होता है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। ठीक है, आंसर एक में आता है। डैश मीन्स एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर डे इन द माइन और पार्ट ऑफ डेटिंग द प्रेसिडिंग कैलेंडर ईयर। इनमें से ये बता रहे, इनमें से कितने, कौन सा पर्सन एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय, जो कौन सा वो कामगार और कौन सा वर्कर्स एक कैलेंडर ईयर में वो आते हैं, वो आंसर होता है ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। वो क्वेश्चन को फिर से समझिए। डैश पर्सन एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर डे इन द माइन और पार्ट ऑफ माइन ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग कैलेंडर ईयर। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय कैलेंडर ईयर में आते हैं। इसका आंसर ऑप्शन 3 है। Who among is not holding position of supervision or management? इनमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो सुपरविजन माइनिंग में या माइंस में सुपरविजन और उसको मैनेजमेंट नहीं करेगा, नहीं करता है। ऑब्वियसली इनमें से आंसर होगा ब्लास्टर। ब्लास्टर उसका सिर्फ वो ब्लास्टिंग करना है, वो ब्लास्ट करेगा। और माइनिंग फॉरमैन वो तो सुपरविजन करेगा, मैनेजमेंट भी करेगा। मेडिकल ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, ये सब आएंगे। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, वो भी उनका इलेक्ट्रिकल का जो काम हो रहेगा वो करेंगे। और मैकेनिकल का जो रहेगा प्लांट क्रशर वगैरह, उनका जो मैकेनिकल रहता है, मैकेनिकल सेक्शन रहता है, उसमें वो भी सुपरवाइजर मैनेजमेंट वो करेंगे। मेडिकल ऑफिसर भी करेंगे, वेलफेयर ऑफिसर वो ऑब्वियसली करते हैं, और माइन फॉरमैन भी वो करते हैं। तो इनमें से ब्लास्टर नहीं आएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक पर्सन मुझे बता रहे थे कि ब्लास्टिंग हो जाने के बाद, क्वेश्चन होता है ब्लास्टिंग हो जाने के बाद इंस्पेक्शन करने के लिए कौन नहीं जाता है। इसमें ऑप्शन था ब्लास्टर, माइनिंग फोरमैन, माइनिंग में एंड मैनेजर। तो ये आंसर ये है माइनिंग मेट। माइनिंग मेट ब्लास्टिंग होने के बाद इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं जाएगा। The person who are the engaged in asbestos mines, the PME shall be done at least once in years every month. इसमें ये बोल रहा है कि एस्बेस्टस माइंस में जितना आदमी काम करते हैं, एंगेज रहते हैं, उनका एटलीस्ट 12 मंथ्स में एक बार होना चाहिए। आइडेंटिफाई फॉर्म व्हिच डिपार्टमेंट वर्कमैन इंस्पेक्टर इज नॉट इलेक्टेड। इनमें से ये बता रहे इनमें से कौन वर्कमैन इंस्पेक्टर में वो नहीं आते हैं। मैकेनिकल से आते हैं, इलेक्ट्रिकल से आते हैं, माइनिंग से आते हैं, लेकिन सिविल डिपार्टमेंट से वर्कमैन इंस्पेक्टर नहीं बनते हैं, वो नहीं आते हैं। What should be the minimum limit of experience for nominating a person as workman inspector? इसमें ये बता रहे हैं एक वर्कमैन इंस्पेक्टर का मिनिमम कितना ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑब्वियसली उनका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। In case of any urgent danger that comes to the notice of workman inspector, he shall inform to dash and the inspector about the same and also suggest remedial measures to avoid the danger. इसमें ये पूछ रहा है कोई अगर वर्कमैन इंस्पेक्टर को उनको कहीं डेंजर का सूचना मिलता है तो वो तुरंत किसको बताएंगे, ओनर को, मैनेजर को, एजेंट को, सेफ्टी अफसर को। वो मैनेजर को तुरंत बताएंगे। वो जाके बोलेंगे कि इस तरह मतलब जो डेंजर उनको सूचना मिला है, वो जाके मैनेजर के साथ में उसको
आइडेंटिफाई करेंगे, उनमें से क्या हजार्ड है वो हजार्ड को क्लियर करेंगे, उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे, उसको कैसे खतरे से हमको आउट ऑफ डेंजर लाना है, इनमें से जो कोई खतरा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में वो मैनेजर के साथ बात करेंगे, वो मैनेजर को आकर बताएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है, द ओनर एजेंट और मैनेजर शैल टेक एक्शन ऑन द रिपोर्ट ऑफ workman inspector within a period of days from the date of entry into the register। वर्कमैन इंस्पेक्टर अगर वो कहीं उनको अगर डेंजर का सूचना मिलता है, वो अगर वो रिपोर्ट करते हैं, वो रजिस्टर में जो मेंटेन करते हैं, तो ओनर एजेंट और मैनेजर उसका एक्शन कितने दिन के अंदर में वो उसको क्लियर करेंगे, वो एंट्री का 15 डेज के अंदर में उसको वो क्लियर करेंगे। आंसर है 15। मैक्सिमम मैटरनिटी लीव अलाउड इज कोई भी औरत अगर माइंस में काम करता है, वो मैटरनिटी लीव जो लेते हैं, वो कितना वीक का लेते हैं, 12 वीक का वो लेते हैं, यानी 12 × 7 84 डेज वो लेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ रूफ इन केस ऑफ फ्लैट रेस्ट शेल्टर। एक रेस्ट शेल्टर का जहाँ पर फ्लैट रहता है, उस रूफ का हाइट कितना होना चाहिए। आंसर है 2.5 मीटर्स होना चाहिए। The fluidity of white washing or color washing inside the room and passages of a canteen is आंसर है 1 इन ईयर। एक कैंटीन का जो व्हाइट वॉश होता है वो रूम का, वो सब का कितने दिन में होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर में एक बार व्हाइट वॉश कैंटीन का होना चाहिए। आपने कैंटीन का रूल को अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेट इज गिवन इन फॉर्म ओ। जैसे कि हम लोग, सॉरी इसमें थोड़ा टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ था। हाँ, इसमें क्या पूछ रहा है, जैसे कि हम लोग मेडिकल करने जाते हैं, पीडी में जो मेडिकल करते हैं, उसमें फॉर्म एम में लिख के हम लोगों का माइंस से पीएमई करने के लिए फॉर्म एम में लिख के भेजा जाता है। उसमें मेडिकल हो जाने के बाद आपका रिपोर्ट मेडिकल से जो डॉक्टर देते हैं वो फॉर्म ओ में देते हैं, तो इसका आंसर 1 है, फॉर्म ओ में लिख के देंगे। लीव विथ wages are calculated in case of person employed above ground at the rate of 1 for every dash days of work performed by him। आंसर है 20 डेज। 20 डेज में अगर कोई व्यक्ति काम करता है, 20 डेज अगर कोई आदमी काम करता है, तो उसका लीव कैलकुलेट होता है। जैसे आपसे ये पता है कि ओपन कास्ट वर्किंग में 240 डेज वर्किंग करने से 20 डेज लीव आता है, तो इस तरह 20 डेज से कोई आदमी अगर काम करता है, वो छुट्टी उसका कैलकुलेट होता है। अपना अपना जो भी मैं इसमें जो ओनर में काम करते हैं, कनर में काम करते हैं, कोई बड़ा बड़ा कंपनी में काम करते हैं, या कहीं भी कॉन्ट्रेक्चुअल में भी जब करते हैं, तो वहाँ पे भी सारे के सारे नियमों लागू होना चाहिए। What is the maximum height of roof in case of flat rest shelter? आंसर वही 2.5 है,
ये सॉरी, मैं माफी मांगना चाहूंगा कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। Every canteen shall be constructed in accordance with plan and specification approved by the dash और dash। इसमें से बता रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग कैंटीन का कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर हम कैंटीन को बनाना चाहेंगे, वो स्पेसिफिक प्लान का अप्रूव किससे हम लेंगे? आंसर है आंसर है 1, चीफ मिनिस्टर माइंस से हम और इंस्पेक्टर से हम परमिशन लेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइडेड above ground or in open cast working shall be effectively cooled by mechanical or other means one। इनमें से ये क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। इनमें से डायरेक्ट पूछ सकता है कि डायरेक्ट भी पूछ सकता था, लेकिन इसमें ये घुमा के पूछ रहा है एक ओपन कास्ट माइंस में कितना आदमी काम करते हैं, मतलब एक पर्सन के लिए कितना लीटर पानी का पीने का जरूरत रहता है, और जहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ पे कितना लीटर पीने का अनुमति होना चाहिए। और जहाँ पर जो कामगार काम करते हैं वो कामगारों को ठंडा पानी का व्यवस्था करने के लिए कितना आदमी काम करने से ठंडा पानी का व्यवस्था वो लोग करता है। तो ऑप्शन है आंसर 3। जहाँ पर 100 व्यक्ति काम 100 आदमी काम कर रहे होंगे, वहाँ से जहाँ पर 100 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पर ओनर, एजेंट और मैनेजर सब आदमी को ठंडा पानी या मैकेनिकली कूल करके उनको पानी मतलब उनका पानी देने का वो प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।